Okay, let's begin, my dear students. Today we are going to start a new chapter in accounting, and in today's class we will start the bills of exchange chapter. ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैं आप लोगों को बेसिक लेवल से लेकर के पूरा टॉप लेवल तक पढ़ाऊंगा. ठीक है, इस चैप्टर में आपको वैसे ये चैप्टर क्लास 11 में भी पढ़ाई किए होंगे आप लोग, क्लास 11 में भी पढ़ना था, बट उसमें सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ा करके स्कूल बंद कर देता है. लेकिन यहाँ पर आपको पूरा लास्ट तक पढ़ना है एकदम. ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें. तो इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज को स्टार्ट करने से पहले बच्चों, यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, आपको लॉ में भी एक चैप्टर है आप लोगों का, आपने पढ़ा होगा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, देखा होगा ना, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. तो उस चैप्टर को जब हम लोग लॉ में पढ़ेंगे, इसके बहुत सारे कंसेप्ट जो थियोरिटिकल स्टफ है वहाँ पर भी आपको दोबारा से मिलेंगे. अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे मीनिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज पॉइंट से स्टार्ट करेंगे. मीनिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज पॉइंट से स्टार्ट करेंगे. देखिए, आपके पास स्टडी मैट जिन बच्चों के पास अभी भी नहीं मिला है वो लोग अभी स्क्रीन से ही देखेंगे. लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है, जब मैं बोलूँ कि लिखना है तभी लिखना है, और जिनके पास स्टडी मैट नहीं है उन लोगों को भी मिल जाएगा. ठीक है, देखो बच्चों क्या है मीनिंग ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज में. अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग होता है. बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेंड एन अनकंडीशनल ऑर्डर. अनकंडीशनल ऑर्डर कंटेंट करता है, साइंड बाय द मेकर. बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो पार्टीज होते हैं उसमें एक पार्टी होता है मेकर. अब कौन से बिल्स ऑफ एक्सचेंज के टाइप्स मैं बताऊंगा और कौन से बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टीज होते हैं ये सभी मैं डील करूंगा, क्योंकि सम्स करते वक्त उनकी ज़रूरत आपको पड़ेगी. यहाँ पे अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, साइंड करता है और दूसरे पर्सन को वो डायरेक्ट कर रहा होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. यानी बियरर ऑफ द जो इंस्ट्रूमेंट है उसको पेमेंट करना है, या इंस्ट्रूमेंट जो शो करेगा प्रेजेंट करेगा उसको पेमेंट करना है. हालांकि बच्चों जब हम लोग अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो हमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ना ही डेफिनेशन लिखने के लिए आएगा और ना ही एग्जाम्स में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का हमें फीचर्स लिखने के लिए आएगा. यहाँ पर डायरेक्टली आपको एग्जाम्स में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे इन द एग्जाम्स ऑफ अकाउंटिंग. लेकिन जब हम लोग यही सेम टॉपिक को जब हम लोग लॉ सब्जेक्ट में जाके पढ़ेंगे, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन आपको लिखने के लिए आएगा. जो अभी अभी यहाँ पे पढ़े वो डेफिनेशन, ऐसा ही डेफिनेशन आपको लिखने के लिए आएगा वहाँ पर. देखो यहाँ पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो होता है उसके कुछ फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं. बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पहला फीचर्स क्या है? यह राइटिंग में होना चाहिए. कैसे मोड में होना चाहिए? बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑलवेज राइटिंग में होना चाहिए. इट इज एन ऑर्डर टू मेक पेमेंट. ये राइटिंग में जो ऑर्डर किया जाता है, यह पेमेंट करने के लिए किसी दूसरे पर्सन को इंस्ट्रक्ट किया जाता है पेमेंट करने के लिए. सो इट इज अ रिटेन ऑर्डर टू मेक द पेमेंट. द ऑर्डर ऑफ पेमेंट इज अनकंडीशनल. अनकंडीशनल ऑर्डर होता है पेमेंट करने के लिए. इट शुड कंटेन अ सर्टेन अमाउंट टू बी पेड. इसमें अमाउंट भी नोटेड रहता है, कितना अमाउंट पे करना है. द डेट ऑफ पेमेंट शुड भी सर्टेन होना चाहिए. ये सब फीचर्स हैं. इसके बाद से द अमाउंट मस्ट बी पेबल आइदर टू अ सर्टेन पर्सन और टू हिज ऑर्डर. सर्टेन पर्सन को पेबल होना चाहिए या उसके ऑर्डर पे जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बियरर होगा उसको अमाउंट पेबल होना चाहिए. इट शुड बी पेड आइदर ऑन द एक्सपायरी ऑफ अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम और ऑन डिमांड. कब पेबल होगा? जब मेच्योरिटी पीरियड आ जाएगा, फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम जो होगा उसके एक्सपायरी पे पेमेंट होगा, या ऑन डिमांड भी पेमेंट हो सकता है. ये सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे यहाँ पे चले आओ बच्चों. यहाँ से हम लोग बातें स्टार्ट करते हैं. यहाँ से आपके काम का चीज़ है जो आपको एग्जाम्स के लिए प्रॉब्लम सम्स को सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड है. यहाँ से आपकी बिगिनिंग है, आप बिगिनिंग यहीं से समझोगे. देखो क्या है, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है ना, इसमें कितने पार्टीज होते हैं? एक पार्टीज होता है ड्रॉयर और दूसरा होता है ड्रॉई. ड्रॉयर कौन होता है? जो गुड्स का सेलर होता है ना बच्चों, गुड्स का जो सेलर होता है, जो गुड्स बेचता है, वही ड्रॉयर होता है. मेरी बात समझ में आ रहा है ना? गुड्स का जो सेलर होता है वही ड्रॉयर होता है. अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन अपॉन द बायर और डेटर्स बाय द सेलर और क्रेडिटर, and the drawer is the person who make and draw the bill. से फॉर चलो एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियर है? मेरे शॉप से आकर के और ये प्रीतम मेरे शॉप से 100 kg राइस परचेज करके लेके जा रहा है.
क्रेडिट में परचेज करके लेके जा रहा है और उसने बोला कि मैं आपको 3 मंथ्स के बाद पेमेंट दूंगा। उसने मुझे पहले ही ये बात बोल दिया था, ऐसा नहीं था कि उसने मेरे को ये बोला कि मैं आपको पहले ले लिया, मैं उसको गुड्स उसके घर तक पहुंचा दिया, फिर बोल रहा है कि अभी तो पैसा नहीं देंगे, 3 मंथ्स के बाद देंगे। उसने मुझे पहले ही ये बात बता दिया था। लेकिन बच्चों यहाँ पे बताओ, जब मैंने उसे 100 kg राइस बेच दिया तो मैं उसे बिल बना के दूंगा या नहीं दूंगा? मैं उसके ऊपर बिल ड्रॉ करूंगा या नहीं करूंगा? मैं बिल बना के तो उसको दूंगा कि देखो ये 100 kg राइस है जिसका पेमेंट तुमको करना है, तुमने मुझसे क्रेडिट मांगा है, मैं तुमको क्रेडिट भी दिया हूँ, 3 मंथ्स के बाद तुम इसका पेमेंट करोगे। ये क्रेडिट तुमने मांगा था, मैंने तुम्हें क्रेडिट भी दिया है, यानी उधारी में मैंने तुमको दिया है, लेकिन इसका पेमेंट तुम्हें 3 मंथ्स के बाद मुझे करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? सो ड्रॉयर कौन होता है? ऑलवेज जो गुड्स का सेलर होता है वही ड्रॉयर होता है। ड्रॉई कौन होता है? जो गुड्स का बायर होता है वही ड्रॉई होता है। क्रेडिटर जो क्रेडिट में गुड्स बेचता है वह क्रेडिटर होता है, और जो क्रेडिट में गुड्स परचेज करता है वह कौन होता है? डेटर्स होता है। तो क्रेडिटर्स डेटर्स के ऊपर बिल ड्रॉ करता है और सेलर बायर के ऊपर बिल ड्रॉ करता है। क्लियर है? बिल ड्रॉ करने का मतलब हुआ उसके नाम से बिल बना करके देना। एंड द ड्रॉयर इज इंटाइटल्ड टू रिसीव मनी फ्रॉम द डेटर्स। और यहां पर पेमेंट कौन लेगा? जो बिल ड्रॉ कर रहा है, सेलर ही तो पेमेंट पाएगा ना। तो सेलर पेमेंट पाएगा, यानी ड्रॉयर, सेलर ही ड्रॉयर होता है। सेलर ही कौन होता है? ड्रॉयर होता है। अच्छा, मान लो मेरे से कोई कैश में गुड्स परचेज करके लेकर जाता है, कैश में परचेज करता है, तो क्या ऐसे सिनारियो में मैं उसका ड्रॉयर बन सकता हूं? नहीं। मेरे से क्रेडिट परचेज करेगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर रोल में कब आता है? जब क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स होता है तब आता है। कैश परचेज और कैश सेल्स के केस में बिल्स ऑफ एक्सचेंज पिक्चर में आता ही नहीं है। समझ में आ रहा ना? जब कैश परचेज होगा और कैश सेल्स होगा तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। ठीक है, हम लोग ये क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स के लिए यूज करते हैं। सो ड्रॉयर इज इंटाइटल्ड टू रिसीव द पेमेंट फ्रॉम द डेटर्स और द ड्रॉई। ड्रॉई कौन होता है बच्चों? द पर्सन अपॉन हुम द बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन। जिस पर्सन के ऊपर बिल ड्रॉ किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉई। बोलते नहीं हो तुम लोग? जिस पर्सन के ऊपर बिल ड्रॉ किया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ड्रॉई बोलते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन ऑन द ड्रॉई हु इज परचेजर ऑफ द गुड्स। वह कौन होता है? गुड्स का परचेजर होता है, गुड्स का बायर होता है। ड्रॉई ही गुड्स का बायर होता है। क्लियर है? अच्छा, इसके ऊपर बिल ड्रॉ कराने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? क्योंकि यह क्रेडिट में गुड्स को परचेज कर रहा है। क्रेडिट में परचेज करने का मतलब हुआ उधारी में परचेज कर रहा है। समझ में ना? उधार में परचेज कर रहा है। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? अच्छा, द ड्रॉई ऑफ द बिल इज कॉल्ड द एक्सेप्टर व्हेन ही राइट्स द वर्ड एक्सेप्टेड एंड पुट हिज सिग्नेचर ऑन इट। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने मान लो ये कहाँ गया बच्चा? आतिफ, ठीक है ना? आतिफ के ऊपर मैंने ना बिल ड्रॉ किया। इसके ऊपर मैंने क्या किया? बिल ड्रॉ किया। क्यों मैंने बिल ड्रॉ किया इसके ऊपर? रीजन क्या था? क्योंकि इसने मेरे से क्रेडिट में गुड्स परचेज किया था। अब ये क्रेडिट में मेरे से पहले ही डिमांड किया है, मैंने बोला ठीक है मैं क्रेडिट देने को तैयार हूँ। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस है जहाँ पर क्रेडिट में ही बिजनेस होता है, अदरवाइज बिजनेस कैश में अगर करे तो बिजनेस चले नहीं ठीक से। लॉट ऑफ द बिजनेसेस ऐसे मार्केट में है। होलसेलर रिटेलर को क्रेडिट में गुड्स बेचता है, उसको 1 महीने का 2 महीने का क्रेडिट देता है, फिर रिटेलर बार बार उसके पास खरीदने आता है और उसको पेमेंट करता है, फिर नया स्टॉक लेके जाता है। ऐसा चलता है। तो होलसेलर अगर बिल ड्रॉ करता है, किसके ऊपर ड्रॉ करेगा? रिटेलर के ऊपर। रिटेलर कौन बन जाएगा? ड्रॉई। और होलसेलर कौन रहेगा? ड्रॉयर। अब जैसे उसके ऊपर बिल ड्रॉ होता है ना ड्रॉई के ऊपर, ड्रॉई क्या करता है? उस बिल्स के ऊपर लिखता है एक्सेप्टेड, मतलब मैंने बिल को आपका एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्टेड करने का मतलब हुआ कि मैं पेमेंट करने के लिए एग्रीड कर रहा हूं कि ये जो बिल मेरे नाम पे ड्रॉ हुआ है उसका पेमेंट मैं ही करूंगा। अच्छा, एक मेरे को बात बताओ, कल को मान लो मैं आप में से किसी बच्चे के नाम से एक बिल बना करके और भेज दूं, तो क्या आप मुझे पेमेंट कर दोगे? एक्सेप्ट कर लोगे? कोई भी बिल एक्सेप्ट कर लोगे? नहीं, आप वही बिल्स को एक्सेप्ट करोगे ना जिसके बदले में आपने कोई गुड्स खरीदा है या कोई सर्विसेज आपने लिया है। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? अच्छा, कुछ बच्चों लोगों का ऐसा है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका कुछ पेमेंट्स बाकी है। मेरा मतलब एग्जांपल बता रहा हूँ। तो मान लो उस बच्चे को मैंने बोला कि तुम्हारा ऊपर बिल ड्रॉ किया है, बिल ड्रॉ किया हुआ, तुमने एक्सेप्टेड कर रखा है इसको, तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा।
लेकिन मेरे को पैसे की ज़रूरत है। मैंने बोला ना कि ये पीयूष तो मेरे को सारा फी दे चुका है, फिर इसके ऊपर एक बार बिल बना देता हूँ, फिर ये एक्सेप्टेड लिख देगा, दे देगा क्या? नहीं, तभी एक्सेप्टेड करेगा ना जब उसने गुड्स या सर्विसेज परचेज करके रखा हुआ है। अब एक्सेप्टेड करने के बाद उसके ऊपर सिग्नेचर कर देता है, और सिग्नेचर करने के बाद फिर से वह बिल्स रखता कौन है? कीपिंग कौन करता है? जो ड्रॉयर होता है ना, ड्रॉयर यानी सेलर ही सिग्नेचर करा करके और बिल्स अपने पास रख लेता है। सेलर अपने पास बिल्स को रखता है तो सेलर बन जाता है होल्डर ऑफ द बिल। कौन बन जाता है? होल्डर ऑफ द बिल। बिल का क्या बन जाता है? वह होल्डर बन जाता है। क्या बन जाता है? होल्डर ऑफ द बिल्स। तो मैंने अभी सिर्फ दो लोगों के बारे में बात किया है। एक बात किया मैंने ड्रॉयर्स ऑफ द बिल के बारे में और ड्रॉई ऑफ द बिल के बारे में। और जब ड्रॉई उस बिल्स को एक्सेप्ट करके अपना सिग्नेचर कर देता है, तब बिल्स को ड्रॉयर अपने पास रख लेता है, तब ड्रॉयर क्या बन जाता है? होल्डर ऑफ द बिल्स बन जाता है। यहाँ तक ही बस मैंने समझाया आपको। अब बच्चों, जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है ना, यह 3 टाइप का होता है। समझ में आ रहा है ना? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो होता है यह 3 टाइप का होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 3 तरह का होता है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मैं टाइप बता रहा हूँ, बिल्स की मैं टाइप नहीं बता रहा हूँ। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, चेक भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। चेक क्या होता है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। प्रोमिसरी नोट जो होता है ये भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसको हम लोग इन शॉर्ट बिल्स बोलते हैं, यह भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। जब मैं आप लोगों को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 पढ़ाऊंगा लॉ के क्लास में, तब मैं आपको बताऊंगा उसमें कि बिल्स कितने टाइप के होते हैं। बिल्स के कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स। पहला टाइप्स प्रोमिसरी नोट, बोल लो, अभी पढ़ लोगे तो बाद में आसान रहेगा, नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी क्या होता है? प्रोमिसरी नोट। दूसरा क्या होता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और तीसरा क्या होता है? चेक। चेक तो सब लोग देखे हो, अपने घरों में ही देखा होगा, बैंक से जो चेक आता है वह भी एक तरह का निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही होता है। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं प्रोमिसरी नोट के ऊपर। देखो यहाँ पर प्रोमिसरी नोट के ऊपर आते हैं। लाइव वाले बच्चे लोगों को समझ, अभी देखो बच्चों, प्रोमिसरी नोट भी एक इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग होता है। प्रोमिसरी नोट इज डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। ये भी इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग होता है, नॉट बीइंग अ बैंक नोट और अ करेंसी नोट। समझ में आ रहा है ना? ये करेंसी नोट को हम लोग प्रोमिसरी नोट नहीं बोलते हैं। किसी बच्चे के दिमाग में आएगा, नोट बोलने से समझ में आएगा कि जो हम लोग करेंसी नोट लेके घूमते हैं, 50 रुपये का नोट, 100 रुपये का नोट, 200 का नोट, इसी को हम लोग प्रोमिसरी नोट बोलते होंगे। ये प्रोमिसरी नोट नहीं होता है, ठीक है। इस बात से पहले एकदम अलग हो जाओ। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, ये भी होता है, साइंड बाय द मेकर, एंड टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर। ये भी, इसमें 2 पार्टीज होते हैं प्रोमिसरी नोट में। ये बात आपको याद रखना होगा। प्रोमिसरी नोट में कितने पार्टीज होते हैं बच्चों? 2 पार्टी। मैं आपको एनआई का, एनआई बोले तो नेशनल इनकम, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स पढ़ते वक्त एनआई का मतलब नेशनल इनकम, ठीक है। अभी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोल लो। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के मैंने 3 टुकड़े आपको बताए। एक मैंने बताया आपको प्रोमिसरी नोट, एक मैंने बताया बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और एक मैंने बताया चेक्स, ठीक है ना। क्लियर है? तो मैं प्रोमिसरी नोट जो पहला टाइप होता है ना, इसमें सिर्फ 2 ही पार्टीज होता है। प्रोमिसरी नोट में कितने पार्टीज होते हैं? 2। एक पार्टी को हम लोग बोलते हैं मेकर और ड्रॉयर, और दूसरे पार्टी को बोलते हैं पेई और ड्रॉई। पेई और ड्रॉई। देखो बच्चों क्या होता है, द मेकर इज द पर्सन हु मेक एंड साइंस द नोट। यहाँ पर जो मेकर होता है ना, वह पेमेंट करने वाला पार्टी होता है। इसमें अलग है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉयर जो होता है ना, यहाँ पर आप ये ड्रॉयर वर्ड को और ड्रॉई वर्ड को काटो एक बार, तो समझना ज़्यादा आसान रहेगा, नहीं तो कन्फ्यूज़न में चले जाओगे। काट दो इसको, आपके स्टडी मैट में काट लो। मैं समझा रहा हूँ आपको, आप अपने अपने स्टडी मैट में इसको कट कर दो। कट कर दिए हो क्या? बोलो। काट लेना है पूरा, काट ही देना है उसको, रखना भी नहीं है थोड़ा सा भी, ठीक है। पेज मत निकाल देना, पेज रहेगा। हाँ देखो, इसमें ना 2 पार्टीज होता है, मेकर एंड पेई। मेकर एंड पेई। प्रोमिसरी नोट में ड्रॉयर ड्रॉई आप याद मत करो, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ड्रॉयर ड्रॉई के साथ आप कंफ्यूज्ड हो जाओगे, इसी के लिए मैंने इसे कटा दिया है। क्लियर है? तब ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर रहेगा आपके लिए।
प्रॉमिसरी नोट में कितने पार्टीज होते हैं? मेकर, और दूसरा पार्टी कौन होता है? पेई। मेकर क्या करता है? वह नोट को मेक करता है, प्रॉमिसरी नोट को मेक करता है, और वह प्रॉमिस करता है इसके थ्रू कि मैं इस पे लिखा गया अमाउंट आपको पेमेंट करूंगा। सो यहां पर पेमेंट रिसीव करने वाला पार्टी कौन है? मेकर है कि पेई है? पेई पेमेंट रिसीव करने वाला पार्टी है। ठीक है, प्रॉमिसरी नोट में दो पार्टीज होते हैं, मेकर एंड पेई। मेकर जो प्रॉमिस करता है उस नोट पे अपना सिग्नेचर करके कि मैं ये पेमेंट करूंगा, और पेई होता है जो उस पेमेंट को रिसीव करता है। ठीक है, देखो, मेकर इज द पर्सन हु मेक्स एंड साइंस द नोट। ही एग्रीज टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी डेट पे पेमेंट करने का वह क्या करता है? प्रॉमिस करता है। मैच्योरिटी डेट पे पेमेंट करने का क्या करता है? प्रॉमिस करता है। पेई कौन होता है? पेई वह पर्सन होता है जिसके फेवर में मेकर प्रॉमिसरी नोट को मेक करता है। मतलब जिस पर्सन को वह प्रॉमिस करता है कि मैं आपको पेमेंट करूंगा, वह कौन होता है? पेई होता है। द पर्सन इन हुज फेवर द प्रॉमिसरी नोट इज ड्रॉन या इशूड, ड्रॉन को हम लोग इशूड भी बोलते हैं, इज कॉल्ड पेई। ही इज ऑल्सो नोन एज द ड्रॉई और प्रॉमिसी होता है। अब देखो यहां पर बच्चों, ये जो टर्म्स ऑफ द बिल है, टर्म्स एकोमोडेशन बिल है। एकोमोडेशन बिल तो मैं आज नहीं समझाऊंगा, काम नहीं है उसका। एकोमोडेशन बिल तो अभी चौथे पांचवें क्लास में आपको समझाऊंगा। लिखा रहने दो, पीछे आके बाद में समझाऊंगा। टर्म्स ऑफ द बिल मैं आपको अभी समझाऊंगा। आज की क्लास में मैं आपको वही मैच्योरिटी डेट निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, आज के क्लास में सिखाऊंगा, क्लास में। The intervening period between the date on which bill is drawn and the date on which it becomes due for payment is known as the term. अच्छा, यहाँ पे जैसे मान लो अपना ये ओ गरीब बच्चा अपना ओम है, समझ में आया ना? इसने मेरे से बोला ना कि सर मैं आपका ट्यूशन फीस ना एक बार में नहीं दे पाऊंगा। मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम पढ़ने वाला बच्चा है, पढ़ो, 2 बार में पैसे दे देना मेरे को। मैंने बोला ठीक है, 2 बार में पेमेंट कर देना। तो उसने बोला कि ठीक है सर, अभी मैं आपको कुछ रुपये दे दे रहा हूँ और बाद में बाकी जो रुपया रहेगा मैं आपको बाद में दे दूंगा। मैंने बोला ठीक है, ये भी बात पे एग्रीड है। एग्जाम्पल है ये, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ एग्जाम्पल है। उसने मान लो मुझे आज 200 रुपया, मान लो मेरा फीस है 200 रुपया, समझ में आ रहा है ना? उसने मुझे 100 रुपये अभी दे दिए और मैंने 100 रुपये के ऊपर लिए, उसके ऊपर बिल ड्रॉ कर दिया। मैंने उसे बोल दिया कि देखो 2 मंथ्स का क्रेडिट तुमको मिलेगा, 2 महीने बाद बाकी 100 रुपये तुमको देने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है ना? 2 मंथ्स के बाद। तो जिस डेट को मैं बिल ड्रॉ कर रहा हूं वह डेट है 1 जनवरी 2026। ठीक है ना? 1 जनवरी 2026 को मैंने उसको ऐसा करने के लिए बोला और मैंने उसे 2 मंथ्स का क्रेडिट दिया। तो ये जो ड्यू डेट है, फिर से इसका टर्म ऑफ द बिल कितने का होगा? जो डेट मैंने उसको 2 मंथ्स का दिया है, 1/3/2026। तो इस बिल का टर्म कितने टाइम पीरियड का बोला जाएगा? 2 महीने का। यानी जिस डेट को बिल ड्रॉ किया जाता है और जिस डेट पे पेमेंट ड्यू हो जाता है, मतलब ये आपका आखिरी डेट है पेमेंट करने का। पेमेंट कर दो, नहीं तो क्लास बंद हो जाएगा। ये जो आखिरी डेट है आपका पेमेंट करने का, ड्यू डेट, ड्रॉ करने वाला डेट और जो ड्यू डेट है उसके बीच का जो गैप होता है, टाइम पीरियड गैप, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्म ऑफ द बिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्म ऑफ द बिल बोलते हैं। क्लियर है? अब आ जाओ बच्चों, ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट और डेज ऑफ ग्रेस, जो आपको सीखना एकदम जरूरी है। ये बच्चे अगर आप नहीं सीख पाओगे तो ये चैप्टर आपके हाथ से फिसल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ये अगर आपने नहीं सीखा तो ये चैप्टर आपके हाथ से फिसल जाएगा, मैं इसकी गारंटी ले रहा हूँ। फिसलने की गारंटी, सिखाने का नहीं। सिखाना तो मैं सबको एक बराबर ही करूँगा, आपको ध्यान देना है, यहाँ पर पूरा कंसंट्रेशन चाहिए। ड्यू डेट और डेट ऑफ मैच्योरिटी और डेज ऑफ ग्रेस। द पेमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट इज डेफर्ड टू द डेट ऑफ मैच्योरिटी। पेमेंट जो होता है वो डेफर किया जाता है। डेफर करने का मतलब क्या होता है? फ्यूचर डेट पे टालना। डेफर करने का मतलब क्या होता है? फ्यूचर डेट पे चीज़ों को टालना। जैसे तुम लोग रोज अपने पढ़ाई को क्या करते हो? डेफर करते हो। आज नहीं लॉ का रिवीजन करेंगे, कल कर लेंगे,
फिर जब कल आता है तो बोलते हो कि अभी तो सर का परसों क्लास होना लॉ वाला, तो फिर कल कर लेंगे। फिर जब कल होता है तो बोलते हो कि क्लास जाने से पहले कर लेंगे, और फिर क्लास जाने के पहले समय नहीं होता, फिर आप चले आते हो यहाँ पर। समझ में आ रहा ना? आप क्या करते हो, अपने स्टडीज़ को डेफर करते हो। डेफर करने का मतलब होता है फ्यूचर डेट पे टालना। समझ में आ रहा ना? पोस्टपोन्ड करते रहना, इसको बोलते हैं डेफर करना। सो पेमेंट ऑफ द बिल, जिस दिन बिल ड्रॉ किया जाता है और बिल का जब पेमेंट आएगा, इस डेट को में क्या होता है, डिफरेंस होता है, डेफर किया जाता है। ये बिल ड्रॉ करने का मतलब ही हो गया डेफर किया जा रहा है पेमेंट डेट को आगे बढ़ाया जा रहा है। सो पेमेंट ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट इज डेफर्ड टू द डेट ऑफ मैच्योरिटी डेट पे डेफर किया जाता है, टाला जाता है। ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इफ दे आर नॉट पेएबल ऑन डिमांड, अगर पेएबल ऑन डिमांड नहीं है तो इसको डेफर किया जाता है मैच्योरिटी डेट पे। पेएबल ऑन डिमांड नहीं है तो क्या है, इसको डेफर किया जाता है कौन सा डेट पे, मैच्योरिटी डेट पे। दिस इंस्ट्रूमेंट बिकम्स ड्यू फॉर पेमेंट ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी। ये इंस्ट्रूमेंट मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही आप समझो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज पेमेंट के लिए कौन सा डेट पे मैच्योर हो जाता है, डेट ऑफ मैच्योरिटी। ड्यू हो जाता है पेमेंट के लिए डेट ऑफ मैच्योरिटी पे। मैच्योरिटी डेट का मतलब क्या हुआ, बिल्स में जो डेट, जो टर्म अलाउ किया गया, टर्म का मतलब अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया है, जो टर्म अलाउ किया गया वो टर्म कंप्लीट होते ही मैच्योरिटी डेट आ जाता है। समझ में आ रहा है ना? और उस डेट पे जो ड्रॉई होता है, मतलब अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज है तो ड्रॉई को पेमेंट करना पड़ेगा, ये फिक्स्ड होता है। टू अराइव एट द डेट ऑफ मैच्योरिटी 3 days known as the days of grace must be added to the date on which the instrument is payable। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि मैंने बिल ड्रॉ किया 1/1/2026 को। टर्म बिल का था कितने मंथ का, 2 months का। सुनो तो 2 months का बिल का यहाँ पर टर्म था, तो इसका आपके हिसाब से पेएबल का डेट कौन सा होना चाहिए। आपने बताया था हमें थोड़ी देर पहले कि सर 1 मार्च 2026 पेएबल का डेट होगा, लेकिन इसमें ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो एक्ट है, जिस एक्ट का नाम है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो आपके सिलेबस में है, पढ़ना भी है, तो आपको जब वो पढ़ाया जाएगा उसमें बताया जाएगा कि उसमें 3 days का एक्ट में ये बात लिखी गई है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई आपका मतलब जैसे 1 मार्च आ गया तो आप जाके ड्रॉई के सामने खड़े हो जाकर बोलोगे आज ही पेमेंट दो, नहीं तो तुम्हारा कत्लेआम कर देंगे, आज ही पेमेंट चाहिए, नहीं बोल सकते हो आप। वो बोलेगा कि देखो एक्ट में भी लिखा हुआ है 3 days का ग्रेस पीरियड होता है। समझ में आ रहा है ना? 3 दिन का क्या होता है, ग्रेस पीरियड होता है। 3 दिन का ग्रेस पीरियड है, ग्रेस पीरियड के अंदर आपको पेमेंट तो कर देंगे। तो इसमें जो डेट होता है, उस डेट पेएबल डेट होता है, उसमें 3 days का ग्रेस पीरियड ऐड किया जाता है। यानी इस डेट बिल का मैच्योरिटी डेट कब आएगा, 2nd, 4th, 2nd, 3rd और 4th मार्च को आ जाएगा। इसका मैच्योरिटी डेट कब आएगा, 4th मार्च 2026 होगा, मेरे एग्जांपल वाला। द फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी नोटेड फॉर कैलकुलेटिंग द डेट ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करते वक्त आज के क्लास में यहीं हम लोग प्रैक्टिकल में डेट का गेम अभी हम लोग खेलने वाले हैं थोड़ी देर में। When the period is given in days, अगर मान लो डेज में पीरियड दिया हुआ है, मंथ में नहीं दिया है, जैसे मैंने अभी जो एग्जांपल दिया बच्चों, उसमें मैंने टाइम पीरियड कितना क्रेडिट का अलाउ किया था, 2 month। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जैसे तुम लोग, कोई बच्चा इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करता है तो उसको अलाउ किया जाता है 45 days का पेमेंट करना है, आपको किया जाता है, डेज में रहता है। वैसे ही अगर कोई सेलर यानी कि कोई ड्रॉयर किसी ड्रॉई के ऊपर बिल्स ड्रॉ करता है और उसको वह डेज में टाइम अलाउ करता है, कैसे टाइम अलाउ करता है, डेज में टाइम अलाउ करता है, तब क्या किया जाएगा, देखो। व्हेन द पीरियड इज गिवन इन डेज, स्टेटेड मतलब गिवन इन डेज, व्हेन द पीरियड इज गिवन इन डेज देन द डेज स्टेटेड इन द बिल शैल बी कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग मैच्योरिटी डेट। तब जो बिल का डेज दिया रहेगा ना, उसको कंसिडर करेंगे मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करने के लिए। देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है बच्चों, एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पर डेज का नहीं दिया हुआ, ये तो मंथ का ही दिया हुआ है। 1 जुलाई इज पेएबल 2 months आफ्टर डेट, इन दिस केस मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल शैल बी द
17 अगस्त, 17 अगस्त, ये कैसे दिया हुआ है? ये गलत एग्जाम्पल है लग रहा है, ये गलत एग्जाम्पल है, ये तो यहाँ पे होगा ही नहीं, ठीक है। 1 जुलाई से 2 मंथ्स, नहीं ऐसे नहीं होगा, कुछ गलत हुआ है, इसको कट कर दो तो तुम लोग एक बार, ये वाला एग्जाम्पल को कट कर दो। ये वाला एग्जाम्पल को कट करके ना यहाँ पे लिखना मैं चेंज करा देता हूँ, ठीक है ना, चेंज करा देता हूँ। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, 2 मंथ्स को काटो, लिखना अ बिल डेटेड ऑन 1 जुलाई 2023 इज पेएबल 45 डेज लिखो। 45 डेज, 45 डेज, और जो ये 2 मंथ्स लिखा है उसको बस काट दो। 45 डेज, 45 डेज। आफ्टर डेट, आफ्टर डेट, ओ बच्चे, आफ्टर डेट, इन दिस केस द मेच्योरिटी डेट ऑफ द बिल शैल बी, मेच्योरिटी डेट कैसे निकालेंगे? 45 डेज हम काउंटिंग करेंगे। अगर 1 जुलाई को बिल ड्रॉ किया गया है, कितना तारीख को बिल ड्रॉ किया गया है? 1 जुलाई को किया गया है, तो हम लोग कैसे काउंटिंग करेंगे? 1 जुलाई से ही काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा। जिस डेट को बिल ड्रॉ किया गया है उसी तारीख से 45 डेज का काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो जुलाई में कितना डेज होता है? 31 डेज होता है। जुलाई का 31 डेज हम लोग ले लेंगे और प्लस क्या करेंगे हम लोग, अगस्त का कितना दिन और लेंगे तो 45 हो जाएगा, 14 डेज, तो 14 अगस्त हमने ले लिया। अब देखो ये 45 हो गया और प्लस 3 डेज का ग्रेस पीरियड ले लो, तो 14 अगस्त को क्या हो गया था? 45 डेज और 3 दिन का ग्रेस ले लो, तो 15 अगस्त, 16 अगस्त और 17 अगस्त। सो 17 अगस्त विल बी द मेच्योरिटी डेट ऑफ द बिल। 17 अगस्त विल बी द मेच्योरिटी डेट ऑफ द बिल। यहाँ पर ये थोड़ा गलत हो गया था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बी नंबर देखो। पहला आपने समझा, अगर पीरियड डेज में दिया रहेगा तो बिल्स का पीरियड काउंटिंग हम उसी डेट से स्टार्ट कर देंगे जिस डेट को बिल ड्रॉ हुआ है, ठीक है। इसके बाद से व्हेन द पीरियड इज गिवन इन मंथ्स, मंथ्स वाला दिया रहेगा तो बहुत सिंपल है। मंथ्स वाला दिया रहेगा, से फॉर एग्जांपल बिल डेटेड ऑन 6 मार्च 2023 इज पेएबल 2 मंथ आफ्टर डेट, इन दिस केस मेच्योरिटी डेट ऑफ द बिल शैल बी। देखो मंथ वाला दिया रहेगा 2 महीना है, तो 6 मार्च से 6 अप्रैल होगा और फिर 6 अप्रैल से 6 मई हो जाएगा। कितना दिन हो गया? 2 महीना, और प्लस 6 अप्रैल के बाद 3 ग्रेस डेज आप उसमें ऐड कर दो, तो 7th में, 8th में, 9th में, 9 मई को जा करके यहाँ पर मेच्योरिटी डेट आ जाएगा। क्लियर है? अभी बहुत सारा एग्जाम्पल करने वाले हैं, अभी मैं तो कॉपी पे लिखा के कराने वाला हूँ, बहुत सारा सम्स है इसमें, देखो ना तुम लोग, अभी मज़ा आने वाला है। ये देखो सम्स होने वाला है, दिख रहा है? अभी होमवर्क भी मिलेगा इसके ऊपर तुम लोगों को आज। इसके बाद हम लोग आते हैं बच्चों यहाँ पे, व्हेन द मैच्योरिटी डे इज अ पब्लिक हॉलीडे। मैच्योरिटी डे जो है ना, यह अगर एक पब्लिक हॉलीडे है, क्या मैच्योरिटी डे एक क्या है? पब्लिक हॉलीडे है। पब्लिक हॉलीडे समझ में आता है? जैसे 15 अगस्त क्या है? पब्लिक हॉलीडे है। 2 अक्टूबर क्या है? पब्लिक हॉलीडे है। समझ में आ रहा है ना? पब्लिक हॉलीडे। 26 जनवरी क्या है? पब्लिक हॉलीडे है। अगर कोई 25 ये दिसंबर क्या है? पब्लिक हॉलीडे है। तो जो पब्लिक हॉलीडे वाला डेट रहेगा और उसी दिन बिल मैच्योर हो रहा है, तो बिल का मैच्योरिटी एक दिन पहले लिया जाएगा। बिल का मैच्योरिटी क्या लिया जाएगा? एक दिन पहले लिया जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? व्हेन द मैच्योरिटी डेज इज अ पब्लिक हॉलीडे, मतलब जिस दिन मैच्योरिटी कंप्लीट हो रहा है उसी दिन पब्लिक हॉलीडे पड़ गया, मतलब ग्रेस पीरियड ऐड करने के बाद उसी दिन क्या पड़ गया? पब्लिक हॉलीडे। तो एक दिन तो एक्स्ट्रा समय मिल जाएगा। तो ये प्रोविजन में लिखा हुआ है, एक्ट के प्रोविजन में लिखा हुआ है कि तब ऐसे सिचुएशन में हम लोग ड्यू डेट एक दिन पहले का मान लेते हैं, पब्लिक हॉलीडे अगर रहता है तो। देखो
when the maturity days fall on the day which is declared as a public holiday, the instrument will become payable on the preceding business day. preceding business day मतलब एक दिन ठीक पहले वाला डेज को preceding मतलब होता है पहले. preceding मतलब क्या होता है? पहले. एक दिन पहले वाला डेज हमारा क्या हो जाएगा? preceding डेज ले लिया जाएगा. जस्ट बिफोर द पब्लिक हॉलीडे, यानी पब्लिक हॉलीडे के दिन ही अगर बिल मैच्योर हो रहा है तो एक दिन पहले वाले डेज को हम लोग कंसिडर करेंगे यहाँ पर. ठीक है, एक दिन पहले वाले डेट को हम लोग कंसिडर करेंगे. इट शुड बी नोटेड दैट 26 जनवरी, 15 अगस्त एंड 2 अक्टूबर आर डिक्लेयर्ड एज पब्लिक हॉलीडे एंड 30 सितंबर एंड 1 अप्रैल आर बैंक हॉलीडे. समझ में आ रहा है ना? ये सब पब्लिक हॉलीडे मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज के नज़रों में. ऐसे तो छुट्टियाँ बहुत सारी आती है, समझ में आ रहा है ना? ये कौन सा कुछ भी फेस्टिवल आता है बैंक का छुट्टी है. बैंक में तो नौकरी मिलना सबसे मतलब मजे की बात है. समझ में आ रहा है ना? छुट्टी ही छुट्टी. क्लियर है? तो ये सब क्या है आपका, लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अकॉर्डिंग ये कौन सा डेज को पब्लिक हॉलीडे बोलता है? सम्स में बोला हुआ रहेगा पब्लिक हॉलीडे कि ये डेट पब्लिक हॉलीडे, और अगर नहीं बोला हुआ है तो बस ये 5 दिन को हम लोग पब्लिक हॉलीडे मानेंगे. बोलो कौन सा? 15 अगस्त को, 2 अक्टूबर को, 26 जनवरी को और 30 सितंबर को एंड 1 अप्रैल को. 1 अप्रैल ईयर का बैंक का जो ईयर स्टार्ट होता है उसका पहला दिन होता है, और 30 सितंबर हाफ ईयर एंडिंग होता है. 30 सितंबर क्या होता है? हाफ ईयर एंडिंग होता है. समझ में आ रहा है ना? देखना आप लोग कि 30 सितंबर को बैंक्स के जो वर्किंग्स होते हैं क्या होते हैं? बंद होते हैं, काम नहीं होता 30 सितंबर को बैंक में. क्लियर है? तो ये सब डेट रहेगा. जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमने आपके लिए रखा है समझाने के लिए आपको बच्चों. ठीक है, समझाने के लिए. अगर कोई बच्चा इंटरनेट के कमी की वजह से लाइव क्लास बीच में लीव करेगा तो एक मैसेज उसको डाल देना पड़ेगा कि सर हम लीव कर रहे हैं. ऐसे मन मर्जियों से नहीं कि जब मन तब निकल गया. तो हमारे यहाँ पर एक सिस्टम भी है. यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूँगा, से फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं प्रीतम के नाम पर क्लिक कर रहा हूँ, 4 डॉट पर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आता है ब्लॉक स्टूडेंट, तो वो कर दिया जाएगा. अच्छा, ये ब्लॉक मैं सिर्फ लाइव क्लास के दौरान ही कर सकता हूँ, उसके बाद नहीं कर सकता. उसके बाद फिर मेरे को करवाना पड़ेगा पैसे दे करके. अभी लेकिन मैं ब्लॉक कर सकता हूँ. ठीक है, मतलब कोई बच्चा ऐसे टाइम पास करने के लिए ऐसे ज्वाइन कर लिया तो ऑप्शन होता है ब्लॉक करने का. ठीक है, क्या बोल रहे हो? वो पीयूष इंटर ने यहाँ किया कि मैं पीयूष को करके दिखाऊँ. ठीक है ना? ठीक है, देखो ऐसे मैं ब्लॉक थोड़े ना खेल रहा हूँ. कोई बच्चा ऐसे शैतानी कर रहा है उसके लिए बात मैंने बोला. अ बिल्स डेटेड ऑन 12 जुलाई पेबल 1 मंथ आफ्टर डेट. एक बिल जो 12 जुलाई को ड्रॉ किया गया है. समझ में आ रहा है ना? एक बिल जो है वह सनी के ऊपर मैंने 12 जुलाई को एक बिल ड्रॉ किया. कितना जुलाई को? 12 जुलाई को. एक महीने का टाइम था उसमें, तो 12 जुलाई से 12 अगस्त एक महीना हो गया, और फिर उसमें 3 डेज ग्रेस ऐड कर दो तो 13 अगस्त, 14 अगस्त, 15 अगस्त. 15 अगस्त को ही उसका मैच्योरिटी हो रहा है. अब 15 अगस्त को बोलेगा सर छुट्टी था, मैं क्या करूं, पेमेंट नहीं दे पाऊंगा मैं. समझ में आ रहा है ना? तो इसी के लिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ने में पहले ही लिखा है कि अगर पब्लिक हॉलीडे पड़ जाएगा तो एक दिन पहले ही बिल क्या हो जाएगा? मैच्योर हो जाएगा. तो 14 अगस्त को ही उसे पेमेंट देना पड़ेगा. समझ में आ रहा है ना? ये रूल्स है बच्चों. चलो ठीक है, 14 अगस्त ही इसका डेट हो जाएगा, बता दिया. अच्छा, अगर मान लो कोई इमरजेंसी हॉलीडे हो गया. समझ में आ रहा है ना? इमरजेंसी हॉलीडे सर कैसे होता है? समझ में आ रहा है ना? इमरजेंसी हॉलीडे कैसे हो गया? मान लो कोई रूलिंग कोई मान लो पब्लिक मतलब लीडर है, रूलिंग लीडर कोई अगर है, टपक गया उसी दिन. टपक जाना मतलब समझते हो ना? इस दुनिया से अलविदा कह गया. अब देश में क्या किया जाएगा? इसके लिए एक इमरजेंसी हॉलीडे होता है. समझ में आ रहा ना? इमरजेंसी हॉलीडे उस दिन डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि चलो कोई मान लो पास्ट प्रेसिडेंट इंडिया का कोई है, टाटा बाय बाय कर दिया, तो उस दिन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि देखो ये हमारे अच्छे प्रेसिडेंट थे, इनके लिए हम लोग एक दिन का इमरजेंसी हॉलीडे कंट्री में डिक्लेयर करते हैं. गवर्नमेंट जो भी इंस्टीट्यूशन है या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है, बैंक्स वगैरह, स्कूल वगैरह सब बंद रहेंगे. तो इमरजेंसी हॉलीडे हो गया. तो इमरजेंसी हॉलीडे के दिन अगर बिल मैच्योर होता है तो एक दिन बाद बिल का मैच्योरिटी डेट आता है. पब्लिक हॉलीडे में एक दिन पहले
और इमरजेंसी हॉलीडे में एक दिन बाद। क्लियर है? व्हेन द मैच्योरिटी डेज इज एन इमरजेंट हॉलीडे डिक्लेयर्ड अंडर द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ठीक है, देखो यहाँ पर अ बिल डेटेड ऑन 23 जुलाई 2023 इज पेबल 2 मंथ आफ्टर डेट। 2 महीने के बाद ये पेबल होना था, यानी 23 जुलाई से 23 अगस्त और 23 सितंबर, और प्लस 3 डेज का ग्रेस पीरियड ऐड कर लो, 24 सितंबर, 25 सितंबर, 26 सितंबर। और 26 सितंबर को क्या हो गया, हाउएवर इफ ऑन एनी ग्राउंड, किसी भी वजह से 26 सितंबर इज डिक्लेयर्ड एज एन इमरजेंट हॉलीडे अंडर द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। मान लो टेरर अटैक हो गया हमारे कंट्री के ऊपर, कभी भी कहीं भी हो सकता है, तो गवर्नमेंट बोला कि ये इमरजेंसी हॉलीडे कर दो इस डेट को, तो बिल कब मैच्योर होगा, अगले दिन 27 को। ठीक है ना? अभी देखो, अभी तुम लोग जब मैं एग्जाम्पल दे रहा था ना, तो तुम लोगों को मज़े आ रहा था, लेकिन तुम लोगों ने कभी एक बार पूछने का कोशिश नहीं किया कि सर इस वर्ड का मतलब क्या होगा। पूछा ही नहीं तुम लोग कि सर ये आफ्टर डेट बोल रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ, पूछा नहीं। क्योंकि तुम लोग ना क्लास 11 में जब पढ़ा है तो बस इतना ही सीखा है जितना मैं अभी पढ़ाया हूँ तुम लोगों को, इतना ही सीखा था। इसके आगे भी कुछ होता है, इसके आगे क्या होता है, बिल एट साइट एंड ऑन डिमांड क्या होता है, बिल आफ्टर डेट क्या होता है, बिल आफ्टर साइट क्या होता है, ये जरूर से तुम लोग क्लास 11 में नहीं पढ़ा होगा। कौन कौन पढ़ा था इसको, बोलो। होल्डर इन ड्यू कोर्स किसको बोला जाएगा, ये 3 वर्ड समझना पड़ेगा कि ये जब लिखा हुआ रहेगा सम्स के अंदर तो इससे भी मतलब चेंज होगा क्वेश्चन का, समझ में आ रहा है ना, इससे भी मीनिंग्स चेंज हो जाएंगे। ये आपको अभी समझाने की बारी है। देखो बच्चों, बिल एट साइट एंड ऑन डिमांड, बिल एट साइट एंड ऑन डिमांड, दिस बिल्स आर पेबल इमीडिएटली ऑन प्रेजेंटेशन टू द ड्रॉई। The bill are payable immediately on presentation to the drawee. Bill at site and on demand. बिल ऑन डिमांड या बिल एट साइट इसको बोलते हैं। ये क्या होता है, बिल एक ऐसा बिल होता है जैसे ही हम लोग इसको ड्रॉई के पास प्रेजेंट करेंगे, ड्रॉई इसका इमीडिएटली क्या करेगा, पेमेंट करेगा। इसको बोलते हैं बिल्स एट साइट एंड ऑन डिमांड। बिल्स एट साइट एंड ऑन डिमांड, जैसे ही साइट पे लेके जाएंगे, साइट मतलब ड्रॉई के सामने इसको पेश करेंगे, ड्रॉई के सामने इसको ले जाएंगे, वो क्या करेगा, पेमेंट करेगा। टाइम पीरियड फॉर पेमेंट इज नॉट मेंशन्ड ऑन दिस टाइप ऑफ द बिल्स। इस टाइप के बिल में टाइम पीरियड पेमेंट का मेंशन नहीं रहता है। इसमें क्या होता है, आप जब भी बिल लेकर आइए पेमेंट लेकर चले जाइए। समझ में आ रहा है ना? चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी जैसे तुम लोगों का बैच स्टार्ट होना था, तो हमने क्या किया, आपका स्टडी मटेरियल्स मेरा प्रिंटिंग हाउस में गया। समझ में आ रहा है ना? प्रिंटिंग हाउस में गया, उसने मेरे को बिल बना के भेजा। अब उससे मैंने कभी ऐसा नहीं बोला था, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, मतलब एग्जाम्पल में, ठीक है, मैंने कभी नहीं बोला था प्रिंटिंग हाउस को कि देखो मेरे को 1 मंथ्स का क्रेडिट चाहिए, अभी बिल्स मैं बुक्स प्रिंट करा ले रहा हूँ, जब बच्चों का एडमिशन होगा तब मैं पेमेंट दूंगा आपको। ऐसा मैंने उसे कभी नहीं बोला था। बुक्स आ गए, बच्चे लोग एडमिशन ले रहे थे, सबको डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा था धीरे धीरे। तो उसको जब समय हुआ 2 दिन 3 दिन के बाद उसने अपना बिल्स बनाया, बिल्स बना करके मेरे ऊपर बिल ड्रॉ किया। एडुकुंज एकेडमी के नाम पे उसने बिल ड्रॉ किया। और बिल कैसा था, बिल एट साइट एंड ऑन डिमांड था। उसके ऊपर कोई डेट लिखा हुआ था कि 3 दिन में पेमेंट कर दो, 5 दिन में पेमेंट कर दो, 20 दिन में पेमेंट कर दो, कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। बिल लेकर आया, हमने देखा कितना अमाउंट है, और उसको ऑन द स्पॉट पेमेंट हो गया। समझ में आ रहा है ना? ऑन द स्पॉट पेमेंट कैसे हुआ, मैंने उसको चेक काट करके दे दिया। समझ में आ रहा है ना? उसने बोला कितने, कब चेक को ड्रॉप करूं, मैंने बोला गरीब समझाएगा, अभी चेक को ड्रॉप करो ले जाके बैंक में, अभी ड्रॉप करो, मतलब आज ड्रॉप करो, आज ही पेमेंट तुमको मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? अगर मान लो मैं उसे यूपीआई से पेमेंट कर देता हूँ, कैश में पेमेंट कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, बिल एट साइट एंड ऑन डिमांड, मतलब ऐसा बिल जिसका पेमेंट इमीडिएटली हो जाता है, जैसे ड्रॉई के पास प्रेजेंट किया जाता है पेमेंट हो जाता है। नो ग्रेस पीरियड शैल बी गिवन ऑन दिस बिल्स। इस बिल्स में कोई भी तरह का ग्रेस पीरियड भी दिया हुआ नहीं रहता है। क्लियर है बात ना? अब आते हैं बिल्स आफ्टर डेट। ये जो अभी तुम लोग अभी पढ़ रहा था ना, तुम लोग ऊपर में इधर सर्कल करके आया हूं, आफ्टर डेट। देखो
इधर देखो आफ्टर डेट पढ़ रहे थे ना, इसमें क्या होता है ये तो समझ ही गए हो, फिर भी समझाता हूं। देखो बिल्स आफ्टर डेट, इन केस ऑफ आफ्टर डेट बिल द बिल इज पेएबल एट अ फिक्स्ड पीरियड। फिक्स्ड पीरियड के बाद बिल पेएबल होता है, जैसे कि 45 डेज, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स के बाद पेएबल होगा। दिस पीरियड शैल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल्स। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 45 डेज का काउंटिंग हमने 1 जुलाई से स्टार्ट कर दिया था कि 2 जुलाई से स्टार्ट किया था? 1 जुलाई से। इसमें क्या होता है, आफ्टर डेट वाले बिल में काउंटिंग उसी डेट से स्टार्ट हो जाती है जिस डेट में बिल ड्रॉ किया जाता है। डेट का गेम है, डेट गड़बड़ होगा मार्क्स कटेगा आपका, ठीक है ना, मार्क्स कटेगा। द ग्रेस पीरियड ऑफ 3 days शैल बी अलाउड ऑन दिस बिल्स। इसमें 3 दिन का ग्रेस पीरियड अलाउड होता है। बिल्स आफ्टर साइट क्या होता है? बिल्स आफ्टर साइट क्या होता है? इन केस ऑफ आफ्टर साइट बिल द पीरियड शैल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑन विच द बिल इज एक्सेप्टेड। समझ आ रहा है मेरी बात? जैसे मान लो मैंने ये क्रिस के ऊपर मैंने बिल ड्रॉ किया, समझ में आ रहा ना, क्रिस के ऊपर मैंने बिल ड्रॉ किया 6 मार्च को, समझ में आ रहा है ना, और बिल ड्रॉ किया और मैंने बिल को भेजा इसके पास, मैंने बिल को इसके पास भेजा, बाई पोस्ट मैंने भेजा, बाई पोस्ट मैंने इसको भेजा। क्लियर है? अच्छा एक मेरे को बात बताओ, बिजनेस करने के लिए एक ही सिटी में एक ही लोकेशन पे होना जरूरी ना, कहीं पे भी रह के बिजनेस हो सकता है? जीएसटी क्यों लाया गया था? कि ऑल ओवर इंडिया मार्केट एक जैसा हो। कोलकाता में बैठा हुआ पार्टी कोई तमिलनाडु में बैठे हुए किसी पार्टी को गुड्स बेच सके, तमिलनाडु में बैठा हुआ पार्टी कोई उड़ीसा में बैठे हुए पार्टी को गुड्स बेच सके, इसके लिए ये जीएसटी लाया गया था। कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अच्छा कोई पार्टी से आप मिले हो जो आपका डेटर्स है या जिसको आप क्रेडिट में गुड्स बेच रहे हो, उससे मिलोगे, देखोगे, तभी आप उसको गुड्स बेचोगे ना। ट्रस्ट पे आपको बिजनेस में क्रेडिट में गुड्स बेचना होता है, ट्रस्ट में आपको क्रेडिट में गुड्स बेचना होता है, बशर्ते कि जो पार्टीज को आप सेल कर रहे हो आपको थोड़ा उसके बैकग्राउंड चेक कर लेना होता है कि वह जेन्युइन पार्टी है कि फेक है। समझ में आ रहा है ना? जेन्युइनिटी कैसे चेक होगा तो बाद में बात करेंगे इसके ऊपर, अभी मैं सिलेबस पढ़ा लूँ पहले, फिर जेन्युइनिटी चेक करना बताऊंगा। तो यहाँ पे ग्रेस पीरियड ऑफ द 3 विल यहाँ पर भी अलाउड होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, अब मैंने इसको 6 मार्च को बाई पोस्ट भेजा, इसको 9 मार्च को यह जा करके पोस्ट मिला, स्पीड पोस्ट से भेजा गया था। तो यहाँ पर डेज उसका कब से काउंटिंग स्टार्ट होगा? 6 तारीख से, ना कि 9 तारीख से, 9 से स्टार्ट होगा। कब, कौन से डेट से? जब वह एक्सेप्ट किया, और वह 9 डेट को एक्सेप्ट करने के बाद उसने उसके ऊपर सिग्नेचर करके और 9 को ही फिर से पोस्ट से मेरे को वह बिल रिटर्न कर दिया। तो एक्सेप्टेड डेट कौन सा था? 9 मार्च था। तो बिल का ये काउंटिंग होगा, ड्यू डेट, ये कब से स्टार्ट होगा? 6 मार्च या 9 मार्च, क्योंकि ये बिल कैसा है? बिल आफ्टर साइट है। कौन सा है? बिल आफ्टर साइट है। ओके। होल्डर किसको बोलते हैं? होल्डर तो मैंने मतलब समझा दिया है तुम लोगों को, फिर भी बोल देता हूं। होल्डर मीन्स एनी पर्सन हु इज इन पोसेशन ऑफ एनी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अभी तुम लोग आगे चल के पढ़ेगा यहाँ पर कि जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, इसको एक पार्टी से दूसरे पार्टी के पास इंडोर्स भी किया जाता है, इंडोर्समेंट भी किया जाता है। इंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मैंने बिल ड्रॉ किया सनी के ऊपर 50,000 रुपये का, और मेरे से पिंटू 50,000 रुपया पाता है। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? मैं एक पार्टी हूँ बीच में, मैंने मतलब पिंटू मैन्युफैक्चरर है, मैंने उससे गुड्स खरीदा था, मैंने उससे क्रेडिट में गुड्स खरीदा था, और मैंने क्रेडिट में वही गुड्स बेच दिया किसको? सनी को। बात समझ में आ रहा है ना? सनी ने क्या किया कि वह, मुझे 1 महीने का क्रेडिट मिला था, समझ में आ रहा ना? मुझे कितने दिन का क्रेडिट मिला था? मुझे 2 महीने का क्रेडिट मिला था। सनी को मैंने 1 महीने का क्रेडिट दिया, और सनी ने 1 महीने का क्रेडिट जो था उसको एक्सेप्ट करके बिल मुझे दे दिया, मैंने उसके ऊपर बिल ड्रॉ किया था। अब वही बिल मैं क्या करूंगा? अपने नेक्स्ट पार्टी यानी पिंटू को मैं क्या करूंगा? इंडोर्स कर दूंगा, कि मतलब जो पेमेंट मेरे पास आएगा वही पेमेंट डायरेक्टली सनी किसको कर देगा? पिंटू को कर देगा। मैंने वही बिल किसके फेवर में इंडोर्स कर दिया? पिंटू के फेवर में मैंने इंडोर्स कर दिया, क्योंकि मैं पिंटू से गुड्स परचेज किया था,
उसने मेरे ऊपर बिल ड्रॉ किया था, उतना ही अमाउंट का बिल उसने मेरे ऊपर ड्रॉ किया था जितना मैंने सनी के ऊपर किया था। तो वही बिल मैंने क्या कर दिया, इंडोर्स कर दिया, किसको, पिंटू को। तो अभी वह बिल किसके पास रखा हुआ है, पेमेंट कौन लेगा मैच्योरिटी डेट पे, मैं या पिंटू? तो पिंटू लेगा, तो पिंटू बोला जाएगा होल्डर इन ड्यू कोर्स। पिंटू क्या बोला जाएगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स। यानी जब होल्डर इन ड्यू कोर्स इज द पर्सन हु एक्वायर्स एनी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और अ चेक इन गुड फेथ फॉर वैल्यू एंड बिफोर इट्स मैच्योरिटी डेट। जो जिसके पास ये जाएगा वही होल्डर इन ड्यू कोर्स बोला जाएगा, क्योंकि उसी के पास अभी ये बिल्स रखा हुआ है। मैच्योरिटी डेट पे बैंक में पेमेंट लेने के लिए कौन जाएगा, मैं जाएगा ना पिंटू जाएगा? पिंटू जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अब आते हैं बच्चों यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द बिल्स ट्रांजेक्शंस। हम लोग जो बिल्स का चैप्टर अभी पढ़ेंगे, इसमें अकाउंटिंग कैसे होगा। पहला नंबर हम लोग पढ़ेंगे ऑन द ड्यू डेट बिल इज ऑनर्ड वाला, दूसरा पढ़ेंगे ऑन द ड्यू डेट बिल इज डिजॉनर्ड वाला, तीसरा पढ़ेंगे रिन्यूअल ऑफ बिल, फोर्थ नंबर पढ़ेंगे रिटायरिंग ऑफ बिल, और 5 नंबर पढ़ेंगे इंसॉल्वेंसी ऑफ एक्सेप्टर। एक्सेप्टर अगर इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो क्या होगा। ये 5 हेडिंग में पढ़ के इस चैप्टर को हम लोग ख़त्म करेंगे। पहला हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ये वाला, देखो ये वाला दिख रहा है ना, नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑन द ड्यू डेट बिल इज ऑनर्ड। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऑन द ड्यू डेट बिल इज ऑनर्ड। यहाँ पे देखो, ये स्टार्ट करने से पहले, इसका जर्नल एंट्री स्टार्ट करने से पहले मैच्योरिटी डेट वाले क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि मैच्योरिटी डेट वाले क्वेश्चंस के ऊपर ही आप लोगों का मेन गेम है। डेट आप सही से समझ जाओगे तो आप क्वेश्चंस को सही से कर पाओगे। चलो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे तुम ही लोग बताओगे, यहाँ पे देखो, कैलकुलेट द मैच्योरिटी डेट। अभी एक क्लास में करवाऊंगा मैं सम्स, अभी का अभी। कॉपी निकाल लो, ये तो मैं समझाऊंगा, लेकिन मैं दूसरा सम अभी आपको क्लास में करने के लिए दूंगा, ठीक है? दूसरा सम मैं क्लास में करने के लिए दूंगा आपको, चिंता मत करो। कैलकुलेट द मैच्योरिटी डेट ऑफ द फॉलोइंग बिल्स रिसीवेबल्स। इसका मैच्योरिटी डेट आपको निकालना है। डेट ऑफ ड्राइंग कब है, 30 जनवरी 2018 है। कब है, 30 जनवरी 2018 है। और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस कब हुआ है, 1 फरवरी 2018 हुआ है। एक्सेप्ट कब किया है, 1 फरवरी 2018 को किया है। लेकिन ये 60 डेज आफ्टर डेट वाला है, आफ्टर साइट वाला नहीं है, आफ्टर डेट वाला है। तो आफ्टर डेट वाला ये है, पेबल कब होगा, 60 डेज आफ्टर डेट। तो इसका जो बिल्स का डेज काउंटिंग स्टार्ट होगा वह 30 जनवरी से होगा कि 1 फरवरी से होगा, 30 जनवरी से होगा। आफ्टर डेट है ये, आफ्टर साइट होता तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से काउंटिंग स्टार्ट करते, ठीक है ना? लेकिन ये कैसा है, आफ्टर डेट वाला है। कैसा है, आफ्टर डेट वाला है। तो आप करो 60 डेज, यहाँ से काउंटिंग करोगे 30 तारीख से आप लोग। आप देखो यहाँ पर कैसे काउंटिंग होगा, यहाँ पर 30 जनवरी 2018 से डेट ऑफ मैच्योरिटी कब आएगा, 30 जनवरी 2018 से 60 डेज आप काउंटिंग करोगे, 60 दिन। जनवरी में कितना दिन होगा, जनवरी में 30 और 31 2 दिन होगा, जनवरी में 2 दिन। फरवरी में कितना दिन, 28 डेज। फिर मार्च में कितना, 30, 60 दिन हो गया। और उसके बाद वहां से क्या करोगे आप लोग, ग्रेस पीरियड ऐड करोगे। कितना आ जाएगा ग्रेस पीरियड ऐड करोगे तो 2 अप्रैल आ जाएगा, 2 अप्रैल आ जाएगा यहाँ पर। 30 जनवरी आफ्टर डेट है, 30 जनवरी, ये हो जाएगा 2 अप्रैल। कहाँ से 3 अप्रैल होगा, मार्च में कितने दिन होते हैं, 30 दिन तो मार्च में ख़त्म हो जाएगा ना।
तो इसका कब आ जाएगा यहाँ पर? सेकेंड डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या आ जाएगा? 2 अप्रैल आ जाएगा। 31 मार्च, 1 अप्रैल और 2 अप्रैल, ठीक है, 60 डेज। इसके बाद नेक्स्ट हमारा बिल है बच्चों यहाँ पर 23 नवंबर 2024। 23 नवंबर 2024 है, 23 नवंबर 2024 है यहाँ पर। इसको काउंटिंग आप स्टार्ट करो। यहाँ पर कैसे इसका है? 1 मंथ आफ्टर डेट, 1 मंथ आफ्टर डेट। एक सेकंड रुक जाओ बच्चों। काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग ऑफ द बिल, ठीक है। आफ्टर डेट, ठीक है। इसका हम लोग कितना? 1 महीना। तो 23 नवंबर से क्या हो जाएगा? 23 दिसंबर, 1 मंथ हो जाएगा। मंथ वाला रहेगा तो उस डेट से अगले महीने के उस डेट पे जाते हैं, 1 मंथ। और प्लस 3 डेज का ग्रेस पीरियड आप ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 26 दिसंबर 2024। नेक्स्ट हम लोगों का 6 मार्च 2025 को हम लोग बिल ड्रॉ कर रहे हैं। एक्सेप्टेंस हो रहा है 8 मार्च 2025 को, और 60 डेज आफ्टर डेट हो रहा है, 60 डेज आफ्टर डेट, ठीक है, 60 डेज आफ्टर डेट हो रहा है। इसमें आप काउंटिंग करो तो 60 डेज इस बार तुम लोग काउंट करो 6 मार्च से, 6 मार्च से आप डेज काउंट करोगे, कितना आएगा? 5 में, 7th में आ रहा है। 8 में डेट ऑफ ये ग्रेस ऐड डेज ऑफ ग्रेस ऐड करके 8 में आ जाएगा। 6 मार्च से आप काउंटिंग करोगे, ठीक है। 25 डेज मार्च का, 6 मार्च से काउंट करोगे, 6, 7, 8, 9, 10, 7 आ रहा है ना। एक सेकंड तुम लोग रुक जाओ, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर। कितना आ रहा है? काउंटिंग किए हो? 8th ही आ रहा है। वो बोल रहा है 7 तारीख आ रहा है। ये हम लोगों का डेट काउंटिंग सही था ना यहाँ पे? ये जो हम लोगों ने किया था जुलाई का 31 डेज, और इसका, ठीक है, ये तो सही था हमारा। इसमें देखो काउंटिंग मैं आपको बता रहा हूँ, काउंटिंग मैं आपको बता रहा हूँ। 6 तारीख से आप स्टार्ट करोगे काउंटिंग, 6, 7, 8, 9, 10, 5 दिन यहाँ पे हो गया, और फिर 21 दिन आएगा मार्च में। टोटल 26 डेज होगा मार्च में। मार्च में कितना दिन होगा? 26 डेज। मार्च में 26 डेज। अप्रैल में फिर होगा 30 डेज, और फिर मई में 4 डेज। ये देखो 60 डेज हो गया। तो 4 मई आया, और 4 मई में 3 दिन का और ग्रेस पीरियड ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा आपका? 7th में आ जाएगा। 7th में आंसर होगा इसका, ठीक है।
कितना आ जाएगा 7th में, काउंटिंग देख लो कितना आएगा 7th में। 6 तारीख से ही काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये अगेन कौन सा डेट है, आफ्टर डेट वाला है, समझ में आ रहा है ना, आफ्टर डेट वाला है। इसके बाद नेक्स्ट वाला हम लोगों का कौन है बच्चों, 16/4/2025 को है, 4 मंथ ये वाला है, 4 मंथ आफ्टर है, 16 अप्रैल से 16 मई, 16 जून, 16 जुलाई, 16 अगस्त, 16 अगस्त और प्लस 3 डेज का ग्रेस पीरियड, कितना हो जाएगा 19 अगस्त। इसके बाद है नेक्स्ट हम लोग का 12/4 से है, 4 मंथ आफ्टर डेट है, 12/4 से 12/5, 12/6, 12/7 और 12/8, 12/8 मतलब 12 अगस्त, और 12 अगस्त में 3 डेज का ग्रेस पीरियड ऐड करोगे तो 15 अगस्त आएगा, और 15 अगस्त इज अ पब्लिक हॉलीडे, सो हम लोग कौन सा डेट को लेंगे, 14 अगस्त को लेंगे। कितना को लेंगे, 14 अगस्त को ले लेंगे यहाँ पर, डन है। इसके बाद है हम लोगों का नेक्स्ट जो है, इसमें थोड़ा ध्यान देना, नेक्स्ट वाले में 17/8/2025 को हमने बिल को ड्रॉ किया है, 28 को इसको एक्सेप्ट किया गया है, लेकिन ये आफ्टर साइट वाला है, कौन सा है, आफ्टर साइट वाला। तो कब से 3 मंथ्स, 20 अगस्त से 20 सितंबर, 20 सितंबर टू 20 अक्टूबर, 20 अक्टूबर टू 20 नवंबर, और प्लस 3 डेज का ग्रेस पीरियड ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 23 नवंबर 2025, ये हो जाएगा हमारा डेज। क्लियर है बात यहाँ तक? अच्छा, यहाँ तक क्लियर है। लाइव वाले बच्चे लोग, मैं चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन तुम लोगों को अभी मैं दूं करने के लिए, तुम लोग अभी करोगे, ठीक है? एक बार जल्दी से कॉपी निकाल लो, अभी डेज वाला ही सम है, ठीक है? डेज वाला ही समय, ये तुम लोगों को अभी अभी क्लास में करना है। जल्दी से कॉपी निकाल लो बच्चों, फटाफट निकाल लिए हो? लिख देना बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्लास नंबर 1, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्लास नंबर 1 आप लिख देना, ठीक है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्लास नंबर 1 लिख देना। लिखना बच्चों, कैलकुलेट द मैच्योरिटी डेट, कैलकुलेट द मैच्योरिटी डेट ऑफ द फॉलोइंग बिल्स रिसीवेबल्स। क्वेश्चन नंबर 1 देके लिखना, कैलकुलेट द मैच्योरिटी डेट ऑफ द फॉलोइंग बिल्स रिसीवेबल्स, कैलकुलेट द मैच्योरिटी डेट ऑफ द फॉलोइंग बिल्स रिसीवेबल्स। डन है? इसी तरह से ना तुम लोग इसमें 3 कॉलम बना लो, ऐसा ही 3 कॉलम बना लो बच्चों। एक बना लोगे डेट ऑफ ड्राइंग का, एक डेट ऑफ एक्सेप्टेंस का और एक पेएबल का। डेट ऑफ ड्राइंग का, एक डेट ऑफ एक्सेप्टेंस का और एक पेएबल का। बना लिए हो? बना चुके हो बच्चों? अच्छा, इसमें ऐसे नंबर 1 दे के लिखना, डेट ऑफ ड्राइंग्स के जगह पे लिखना 31 जनवरी 2026, 31 जनवरी 2026, नंबरिंग देना है रोमन का, 31 जनवरी 2026, ताकि तुम लोग नीचे आंसर में खाली सीरियल नंबर दे के आंसर लिख देना, ठीक है? मैं पूछ लूँगा एक एक जन से खड़ा करा करके। 31 जनवरी 2026, और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस में लिखना 1 फरवरी 2026, 1 फरवरी 2026, ठीक है? 1 फरवरी 2026। और पेबल में लिखना 60 डेज आफ्टर डेट, 60 डेज आफ्टर डेट, 60 डेज आफ्टर डेट, ठीक है? 60 डेज आफ्टर डेट। इसके बाद सेकंड में लिखना, सेकंड में सेकंड रोमन का नंबर देके लिखना। सभी लोग लिख रहे हो ना? 60% आफ्टर डेट। सेकंड वाले में लिखना बच्चों, यहाँ पे 25 मार्च 2027, 25 मार्च 2027, 25 मार्च 2027,
और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस में लिखना 26 मार्च 2027, 26 मार्च 2027। और पेएबल में लिखना 1 मंथ आफ्टर डेट, 1 मंथ आफ्टर डेट, 1 मंथ आफ्टर डेट। हो गया। नंबर 3 में लिखना, नंबर 3 में 34/2026, 30/4/2026 मतलब 30 अप्रैल 2026। डेट ऑफ ड्राइंग वाले कॉलम में 34 नहीं, 34 तारीख थोड़े ना होता है, 30/4/2026, ठीक है, 30 अप्रैल 2026। और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस में लिखना 2 फरवरी 2026, 2 फरवरी 2026, 2 फरवरी 2026। और इसमें लिखना पेएबल में सर पहले क्या, ड्राइंग अप्रैल में, एक्सेप्टेंस फरवरी में। क्या बोल रहा है? सर ड्राइंग का आप डेट दिए अप्रैल जिस दिन बिल बना, और वो एक्सेप्ट कर लिया फरवरी में, बनने से पहले एक्सेप्ट कर लिया। एक मिनट, सेकेंड मैं क्या बोला हूं, सेकेंड में बोला हूं तो फरवरी बोल दिए थे, सेकेंड में होगा, गलती से फरवरी बोल दिया होगा, सॉरी बच्चों। सेकेंड में 2026, 2 मई 2026, गलती से फरवरी बोल दिया हूं। और इसमें लिखना 30 डेज आफ्टर डेट, 30 डेज आफ्टर डेट, 30 डेज आफ्टर डेट, ठीक है, 30 डेज आफ्टर डेट। इसके बाद नंबर 4 लिखना, नंबर 4 में लिखना 16 अप्रैल 2026, 16 अप्रैल 2026, 16/4/2026। और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस में लिखना 17/4/2027, 17/4/2027। और फिर लिखना 2 मंथ आफ्टर डेट, पेबल में लिखना 2 मंथ आफ्टर डेट, 2 मंथ्स आफ्टर डेट। लिख दिए हो? क्या गलत हो गया? 2026 से 2027 हाँ तो क्या दिक्कत है? एक साल का एक्सेप्टेंस होगा। टू मंथ्स आफ्टर डेट, तुमको ऐसे डेट एक्सेप्टेंस उसने किया है, ठीक है, एक्सेप्टेंस उसने दिया है, एक्सेप्टेंस से पहले पे कर देगा। कर देगा। नेक्स्ट लिखना 31st, अच्छा तुम लोगों को ज़्यादा उसमें लग रहा है तो उसको 2000 क्या कर लो, 2026 कर लो उसको, चलो हटाओ, 2026 ही कर दो उसको, 17/4/2026 कर लो, ठीक है, अब तो ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखना 5 नंबर 31/10/2027, 31/10/2027। और उसके बाद लिखना 2 नवंबर 2027। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस में लिखना 2 नवंबर 2027। और पेएबल में लिखना 4 मंथ आफ्टर डेट, 4 मंथ आफ्टर डेट, 4 मंथ आफ्टर डेट। डन है। अब आ जाओ इसमें, नेक्स्ट 1 जनवरी 2028, 1 जनवरी नंबर 6 है ये, ड्राइंग वाले कॉलम में लिख रहे हो 1 जनवरी 2028। और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस में लिखना 2 जनवरी 2028, 2 जनवरी 2028। इसमें लिखना 2 मंथ्स आफ्टर साइट, 2 मंथ्स आफ्टर साइट,
2 months आफ्टर साइट, ठीक है। इसके बाद लास्ट लिखो 7 को, 7 नंबर 12/4/2025, 12/4/2025 डेट ऑफ ड्राइंग में 12/4/2025। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस में लिखना 13 अप्रैल 2025, 13 अप्रैल 2025। और इसमें पेएबल में लिखना 4 months आफ्टर डेट, 4 months आफ्टर डेट, 4 month आफ्टर डेट। इन सबका आंसर तुम लोग पहले कर लो, फिर मैं जिन बच्चों से पूछूंगा वो बताएगा मुझे, ठीक है। पूछूंगा तुम लोगों से, कर लो। स्टार्ट करें बच्चों, सभी लोगों का हो गया है क्या? हो गया है, अच्छा ठीक है, हो गया है। तो मैं अभी तुम लोगों से 1 मिनट बाद पूछना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। 1 मिनट बाद पूछूंगा। एक चीज़ मैंने थोड़ा तुम लोगों को गलत पढ़ा दिया है, उसको ठीक कराना, मतलब गलती से गलत पढ़ा दिया, उसको ठीक करवाना। उसके बाद मैं तुम लोगों से पूछना स्टार्ट करता हूँ। क्लियर है? देखो क्या गलत पढ़ाया सर आपने। गलत मैंने ये पढ़ा दिया तुम लोगों को, पहले उसको लिखवा देता हूँ फिर मैं बताता हूँ। एक बार नीचे लिखना, जहाँ पे तुम लोग आंसर कर लियो ना, लिख लियो ना आंसर, उसमें कुछ काटना वटना नहीं हो, सब सही है। उसके नीचे जाके लिखना हाउ टू कैलकुलेट ड्यू डेट ऑफ अ बिल, बस इतना लिख लो। हाउ टू कैलकुलेट ड्यू डेट ऑफ अ बिल, हाउ टू कैलकुलेट द ड्यू डेट ऑफ अ बिल। बिल का ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। मतलब इतना ज़्यादा पूरा गलत नहीं पढ़ाया हूँ, एक माइनर मिस्टेक है वो मैं ठीक करा रहा हूँ। बिल का ड्यू डेट कैसे हम लोग ठीक करते हैं, लिखना केसेस और यहाँ पे लिखना ड्यू डेट, और ये ऊपर में लिख देना रूल्स है ये, ठीक है ना। ये ऑलवेज फॉलो करना आपको। ए नंबर देके लिखना, ए नंबर देके। व्हेन द बिल लिखना, व्हेन द बिल इज मेड पेएबल, व्हेन द बिल इज मेड पेएबल on a specific date, when the
bill is made payable on a specific date, देन इसका ड्यू डेट में लिख देना ए नंबर दे करके, दैट स्पेसिफिक डेट will be the due date, that specific date will be the due date, वही स्पेसिफिक डेट क्या हो जाएगा, ड्यू डेट हो जाएगा। इसके बाद बी नंबर दे के लिखना, when the bill is made payable, at stated number of months, months, stated number of months को अंडरलाइन कर दो, एक बार मंथ्स को क्या कर दो, अंडरलाइन कर दो। आफ्टर डेट मंथ्स को अंडरलाइन कर दिए हो, आफ्टर डेट लिखना इधर बी नंबर दे करके ड्यू डेट वाले कॉलम में, दैट डेट ऑन विच the term of the bill shall expire, will be the due date, सी नंबर लिखना, when the bill is made payable at a given number of days, गिवन नंबर ऑफ डेज को ना अंडरलाइन कर दो, यहीं पे गड़बड़ी हुआ है, नहीं समझे मेरे बात को। गिवन नंबर ऑफ डेज, वहीं पे गड़बड़ी हुआ है, गिवन नंबर ऑफ डेज को लिख दो, गिवन नंबर ऑफ डेज आफ्टर डेज, इसमें कब से स्टार्ट होगा, गिवन नंबर ऑफ डेज आफ्टर डेट, दोनों में ही आफ्टर डेट है, आफ्टर डेट वाला ही हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सम किए भी हैं, तुम लोग अभी होमवर्क बोल रहे हो, क्लास वर्क में अभी करने भी दिए थे। इसका आंसर में लिखना, दैट डेट विच कम्स आफ्टर, एडिंग, given number of days, after adding given number of days to the date of the bill, यानी डेट ऑफ द बिल में जो हम ऐड करते हैं नंबर्स, उसके बाद जो डेट आता है वहीं ड्यू डेट होता है। बिल सेल बी द, कॉमा देके लिखना, सेल बी द ड्यू डेट, लिख दिए हो सर, यही तो पहले भी पढ़ाया था आपने। ग्रेस पीरियड तो सब में ऐड होगा, सिर्फ किस में नहीं ऐड होगा ग्रेस पीरियड, किस में ऐड नहीं होता है, जिसमें डेट स्पेसिफाइड रहता है। नोट वाला में लिखो, यहाँ पर एक नोट लिखना है, बस यहीं मैं तुम लोगों को छोड़ दिया था, स्किप कर गया था मैं, एक छोटा सा लाइन, द डेट ऑफ बिल इज एक्सक्लूडेड। इसमें क्या था, नंबर ऑफ मंथ्स है, जो मैंने अंडरलाइन करवाया है आपको, बी नंबर में करवाया है ना, और इसमें क्या है, नंबर ऑफ डेज है। नंबर ऑफ डेज वाला जब हम करते हैं ना, उसमें आफ्टर डेट होता है, तब भी जो जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ है उस दिन को छोड़ करके उसके अगले दिन से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, नंबर ऑफ डेज वाले के केस में। समझ में आ रहा है ना। और हमने क्या किया था, दोनों में एक ही दिन से काउंटिंग स्टार्ट कर दिए थे। फर्क समझ में आ रहा है, यही मैं मिस कर गया था। तो मेरे को तब से ना वो दिमाग में कुछ हो रहा था, तो मैं सोचा कि ठीक है, इन लोगों को अभी क्लास में करने दे करके मैं इसको चेक करता हूँ, ठीक है ना। तो वो गलत होते हैं, दिमाग में अजीब रिएक्शन होने लगता है।
तो मैं तुरंत इसको पकड़ लिया था, अपनी गलती भी मेरे को पकड़ में आ रहा था, लेकिन मैं इसको बोला कि एक बार वेरीफाई करता हूँ फिर तुम लोग बताता हूँ। तो मैं वेरीफाई करके फिर मैं तुम लोगों को कंफर्म कर दिया अभी साथ साथ। द डेज ऑफ बिल इज एक्सक्लूडेड। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? हाँ मतलब जब नंबर ऑफ डेज रहेगा ना तो उसमें एक दिन अगला दिन से करेंगे, और नंबर ऑफ मंथ रहेगा तो उसी दिन से करेंगे, आफ्टर डेट में भी। ठीक है। अब देखो जो मैंने तुम लोगों को अभी अभी एग्जाम्पल्स बताया है, वहाँ पर मेरे को कैसे ये लगना स्टार्ट हुआ, जब मैं एग्जाम्पल्स तुम लोगों को बता रहा था ना, तो यहाँ पर देखो ऐसा हुआ था कि यहाँ पे वो डेट गलत गलत आ रहा था ना। वो जो एक बच्चा जो काउंटिंग करके बताया था, 7 तारीख यहाँ पर 8 लिखा हुआ था, तो मेरे को तभी से स्ट्राइक करना शुरू हुआ कि ऐसे गलत तो प्रिंट नहीं हो सकता है, यहाँ पर टाइपिंग नहीं कर सकता है, क्योंकि ये टाइपिंग करने के लिए मैंने ही दिया है, तो मैं देते वक्त कुछ तो सोच के ही कराया होगा। तो वो मेरे को स्ट्राइक करना स्टार्ट हो गया था उसी समय से। तो देखो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, ये जो आंसर यहाँ पर दिया है ना वो ठीक ही दिया हुआ है, जो स्टडी मैट में आंसर दिया हुआ था वो करेक्ट दिया हुआ था आपके। अगर आपने काट लिया है उसको तो फिर से एक बार ठीक कर लो उसको, कोई बात नहीं है। अब इसको ठीक कर लेने के बाद देखो यहाँ पर भी क्या था, यहाँ पर ये थर्ड जो था ना ये करेक्ट था, क्योंकि यहाँ पर 60 डेज 30 तारीख को ही जाके कंप्लीट होगा। 30 जनवरी को हम नहीं लेंगे, फिर 30 जनवरी को डेट ऑफ ड्राइंग को नहीं लेंगे, 31 तारीख से स्टार्ट करेंगे। तो जनवरी का 1 दिन, फरवरी का 28 दिन, कितना हो गया 29 दिन, और फिर उसके बाद से और मार्च का कितना दिन था, 60 डेज था ना, और मार्च का 31 डेज, ये मिला के हो गया अपना कितना 60 डेज। ये ऐड करो 60 आ जाएगा, मार्च का 31, और फिर आ जाएगा 3 दिन का ग्रेस पीरियड, 1 अप्रैल 2 अप्रैल 3 अप्रैल, ये करेक्ट है। फिर डेज वाले में देखो, डेज वाले में ही गड़बड़ी हुआ था, मंथ वाले में नहीं हुआ था, डेज वाले में ही गड़बड़ी हुआ था। यहाँ से 60 दिन काउंटिंग करो 6 मार्च से, 6 मार्च से करोगे तो 6 मार्च को छोड़ दोगे, कितना तारीख से करोगे 7 से करोगे, तो 7 मार्च से लेकर के 7 मार्च 8 मार्च 9 मार्च 10 मार्च 4 दिन, और उधर का 21 दिन 31 मार्च तक है ना, तो वो हो जाएगा 21 और 4 25 दिन मार्च का ये हो जाएगा 25 दिन, अप्रैल का 30 दिन, कितना हो गया 55 डेज, और 5 दिन किसका ले लोगे मई का, तो 5 मई हो गया, और 5 मई में 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड कर दो तो हो जाएगा 8 मई। ठीक है, अब बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया, अब सब कुछ ठीक है। अब जो तुम लोगों को मैंने अभी क्लास में करने दिया था उसमें भी तुम लोग गड़बड़ी किया होगा, तो उसको ठीक करके फिर अपने आंसर डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा क्लियर हुआ? ठीक है, तुम्हारा क्लियर हो गया ना, लाइव वाले बच्चे लोग? ठीक है, क्लियर हो गया ना अभी? और बाद बाकी सब तुम लोगों को कराया हुआ है, ये नोट के वजह से खाली गड़बड़ी हुआ था, जो नोट मैंने अभी लिखवाया आपको, तुमको नहीं समझ में आया, आ गया तो अभी करेक्शन कर लो, फिर मैं पूछना स्टार्ट करता हूँ। करेक्शन हो जाए तो मैं पूछना स्टार्ट करता हूँ, मैं जिससे चाहूँगा उसी से पूछूंगा। ठीक है, मैं जिस बच्चे से चाहूँगा उसी से पूछ सकता हूँ। चलो मैं एक बार पूछना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले एक एक बच्चों से मैं पूछूंगा। बताना, दिव्यांशु बताना, सबसे पहला वाला का आंसर बताओ। फर्स्ट वाला मैंने टोटल 7 दिया है, 7 दिया है ना मैंने टोटल, तो मैं जिस लोगों से पूछूंगा वही बताएगा। दिव्यांशु कथा बात नहीं करो, बात करने से क्या होगा फिर खराब होगा। 1 जनवरी बोलो, फर्स्ट नंबर का आंसर बताना बेटे दिव्यांशु, उसका डायरेक्ट आंसर बोलो, आंसर फर्स्ट वाले का। मैं एक लाइव वाले बच्चे से भी पूछता हूं और एक इधर बैठे हुए बच्चे से भी पूछता हूं, बोलो। अभी मैं ये जो नोट लिखवाया 5 मिनट मेहनत किया, मतलब मेरे से एक ठो गलती क्या हो गया, तुम लोग गलत ही बोलेगा, मैं भी इंसान ही हूँ, वो थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो सकता है, लेकिन मैंने संग करेक्शन कराया, मेरा दिमाग गवाही नहीं दे सकता गलत मैं कुछ कर दूंगा तो। सर स्क्रीन क्लियर नहीं आ रहा, स्क्रीन क्लियर नहीं आ रहा मतलब
स्क्रीन से क्या मतलब है? मैं तो क्वेश्चन बोला हूं ना, तुम आंसर बोलो ना। मैं आंसर तो लिखवाया हूं। सभी बच्चों को स्क्रीन क्लियर है क्या? लाइव वाले बच्चों को? ओए इसको मना करो ना। हाँ बात नहीं करना है, बोला तो। सभी बच्चों को स्क्रीन क्लियर है क्या? लाइव वाले बच्चे लोगों को थोड़ा मैसेज करो, स्क्रीन क्लियर है क्या? अब सही है तो आंसर बता दो। अब सही है तो वो इंटरनेट स्लो होने से होता है। अब आंसर बता दो, तुम बताओ आंसर क्या हो रहा है? अभी बच्चों स्क्रीन क्लियर है ना? जिसका इंटरनेट स्लो होगा उसका स्क्रीन में इशू जा रहा होगा। 3 अप्रैल अब मेरे को ही बताना पड़ेगा, ठीक है ना? ये जनता गलत गलत बोल रही है। देखो बच्चों यहाँ पर डेट ऑफ ड्राइंग क्या है? मैं एक एग्जांपल, मेरे पास तो क्वेश्चन लिखा नहीं है, चलो मैं आ जाता हूँ अपने स्क्रीन पे आ जाता हूँ, इस पे लेके लिखते बताता हूँ मैं। क्वेश्चन था डेट ऑफ ड्राइंग हमारा कब था? रुक जाओ। डेट ऑफ ड्राइंग था 31 जनवरी 2026 और 60 डेज आफ्टर क्या था? आफ्टर डेट था, है ना? और डेज 60 दिन है, दिन में है, तो 31 मार्च को तो हम लोग छोड़ देंगे। 31 मार्च को छोड़ देंगे। क्या जनवरी है? अच्छा जनवरी है, 31 जनवरी को हम लोग छोड़ देंगे। क्लियर है? तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगा? फरवरी से। तो हमें 60 दिन कंप्लीट करना है, तो फरवरी का हम ले लेंगे 28 डेज, मार्च का हम ले लेंगे 31 डेज, और अप्रैल का ले लेंगे कितना दिन? 1 दिन। इसको ऐड करोगे तो 8 और 2 10 और 3 2 5 1 6, 60 दिन हो गया। अब इसमें 1 अप्रैल में 3 दिन और ऐड कर दो, अप्रैल 1 में, तो 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल। आंसर क्या हो जाएगा? 4 अप्रैल आंसर हो जाएगा। 4 अप्रैल किसका किसका सही था? 4 अप्रैल शुभेच्छा दास, 4 अप्रैल 2026 सही है। ओके बिल्कुल करेक्ट। और कोई बच्चा जिसका 4 अप्रैल आया हुआ था? इधर किसका किसका 4 अप्रैल आया था? तुम्हारा नहीं आया था? आ गया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट पे 25 मार्च 20। नेक्स्ट का क्वेश्चन का आंसर तुम बताना। अच्छा नेक्स्ट इधर लाइव में मैं जिन बच्चों से पूछूंगा, आहद बताना, आहद बताना। सेकंड वाले का आंसर बताओ। एक बच्चा लाइव में से पूछूंगा, एक इधर से पूछूंगा। वो तो टाइप करता है, लो तुम लोग कौन सा देख लेगा स्क्रीन में, तो सिर्फ मेरे को दिखता है, ठीक है? बोलो बच्चे, सुन लिया? मैं होल्ड पे रखा हूं तुम्हारा आंसर। बोलो सेकंड आंसर बोलो, सेकंड का आंसर बोलना। देखो मैं जिन जिन बच्चों से पूछूंगा वो लोग गड़बड़ करेगा। आहद बताना, लाइन से पूछ रहा हूं, लाइन से एकदम उधर। दूसरा लोग नहीं टाइप करेगा, जिससे पूछा हूं वही बताएगा, ठीक है? जल्दी बोलो जल्दी। सेकंड में मतलब कुछ भी कुछ भी। देखो ये बच्ची ने करेक्ट बताया है, क्लास में बैठी हुई बच्ची ने सही बताया, लाइव वाला बच्चा गलत बताया। सेकंड का आंसर मैं बता देता हूं। अच्छा और मैं दूसरे बच्चे से पूछता हूं, ये देखो ऐसे भी आज जनरल। श्वेता बताना, श्वेता 25 मार्च से 1 महीना, 25 मार्च से 25 क्या हो जाएगा? मंथ वाले में तो मैंने नहीं बोला कि अगला दिन से काउंटिंग शुरू होगा, सिर्फ डेज वाले में मैंने बोला। तो 25 मार्च से 25 अप्रैल, और 25 अप्रैल में 3 दिन और ऐड कर देगा तो 26 अप्रैल, 27 अप्रैल, 28 अप्रैल। ये आज तेरा सेकंड में कैसे आ गया बच्चा?
हाँ सेकंड में बोल दिया वो बोला 5 दिन का ग्रेस पीरियड लेंगे, 1 दिन घर आने का, 1 दिन घर से जाने का, 2 दिन का ऐड कर लिया है। और ठीक है ना। मैं ठीक से समझा नहीं हूं। अच्छा ठीक है, तुम फोन करो मेरे से क्लास के बाद, मैं समझा देता हूं, फोन करो। चलो तीसरे नंबर सम पे हम आते हैं। इसका आंसर मैंने बता दिया है ना। थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर है हम लोगों का। थर्ड का आंसर इधर तुम बताओ। लाइव वाले बच्चे लोगों में से कौन बताएगा? कौन बोलो। कौन बताना, बताना। और कौन बताएगा? प्रसून बताना। कौन बताया है? 2 जून 2026। 2 जून 2026 इज करेक्ट आंसर। कैसे सर? 30 अप्रैल 2006 है, सॉरी 30 अप्रैल 2026 है ना। 30 अप्रैल 2026 डेट ऑफ ड्राइंग ऑफ द बिल है। बिल को इसी दिन ड्रॉ किया गया है। और कितने दिन के लिए किया गया है? 30 डेज के लिए। 30 डेज। तो अप्रैल तो 30 तारीख को ही खत्म हो जाता है ना। और 30 अप्रैल को हम लेंगे नहीं, क्योंकि डेज वाला जब रहता है तो एक दिन अगले दिन से काउंटिंग शुरू करते हैं। तो 1 मई से काउंटिंग शुरू होगा। 1 मई से काउंटिंग शुरू होगा तो 30 मई को 30 दिन खत्म हो जाएगा। फिर मई का 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड करोगे तो 31 मई, 1 जून, 2 जून। आंसर क्या होगा? 2 जून। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नंबर कितना पे हम जा रहे हैं अभी? 4 पे। 4 का आंसर मेरे को क्रिस बताना। क्रिस बताना और इधर से रायसा बताना। बोलो लाइव वाले बच्चे लोग। बोलो। नहीं बताओगे? 19 जून 19 जून होगा आंसर। 19 जून करेक्ट आंसर है। 19 जून जिनका भी आया है सही है। क्या था? 16 क्या था? 16 अप्रैल 2026 था 2 मंथ के लिए। तो 16 अप्रैल टू 16 मई, 16 मई टू 16 जून और प्लस 3 डेज का ग्रेस पीरियड, तो 17 जून, 18 जून, 19 जून। 19 जून इज द आंसर। क्लियर है? इसके बाद बच्चों आप लिखना नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार तू बताना बच्चा 5 नंबर 5 का आंसर बताओ। क्वेश्चन तो सबके पास लिखा हुआ है तो मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूं, डायरेक्ट पूछ ले रहा हूं। 5 का आंसर बताओ। कितना? 5 का 3 मार्च 3 मार्च बताइए। अच्छा 5 का ना, 5 का मेरे को बताना, प्रसून बताना 5 वाले का आंसर। क्या था हमारा क्वेश्चन? 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर से 4 मंथ, तो 31 अक्टूबर से क्या हो जाएगा? 4 मंथ है ना, तो हो जाएगा अपना
फरवरी आएगा। 31 अक्टूबर से 30 नवंबर होगा, क्योंकि नवंबर में 31 नवंबर नहीं होता है, तो 30 नवंबर लेंगे। 30 नवंबर, फिर 31 दिसंबर, 31 जनवरी, और फिर 28 फरवरी, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 डेज का ग्रेस पीरियड। ठीक है, 3 मार्च 2028, 3 मार्च 2028, क्योंकि ईयर भी चेंज हो जा रहा है। 3 मार्च होगा कि 3 फरवरी होगा? 3 मार्च होगा ना, 3 फरवरी नहीं होगा, 3 मार्च होगा। 28 फरवरी के बाद फिर से फरवरी चालू करेगा तुम। ठीक है, बिल्कुल सही। अब चलो सेकंड लास्ट क्वेश्चन, हिमांशु बताना। लाइव वाले बच्चे लोगों में से शुभेच्छा बताना। सेकंड लास्ट 6 नंबर का आंसर, 6 नंबर का आंसर। तुम्हारा बारी है इस पर, नाम अनाउंस हुआ तुम्हारा, तुमको पता ही नहीं है। ठीक है। क्या क्या बताना, लाइव वाले बच्चे को भी आंसर देने दो। 6 नंबर का आंसर बताना है। कौन है ये? बैन है। अब हमको लग रहा है इसका भी नोटिस लगाना पड़ेगा। बोलो जल्दी। 4 मार्च बताया इसने आंसर। बच्चे 1 जनवरी 2028 है, 2 मंथ आफ्टर साइट है ना, 2 मंथ आफ्टर साइट है। तो इसका एक्सेप्टेंस कब हुआ है? 2 जनवरी को हुआ है। तो 2 जनवरी से 2 मंथ निकालेंगे, 2 जनवरी से 2 मंथ, 2 जनवरी से 2 फरवरी और 2 मार्च। ठीक है, 2 मार्च, और 2 मार्च में 3 दिन ऐड करेंगे, तो 4 मार्च नहीं है, 5 मार्च आएगा बेटा, 5 मार्च आएगा। 3 मार्च, 4 मार्च और 5 मार्च। ठीक है, उसको करेक्शन करो, 5 मार्च 2028 करो। 1 तारीख से नहीं काउंटिंग करोगे, 2 तारीख से करोगे, क्योंकि ये आफ्टर साइट वाला था, आफ्टर साइट था वो। तुमने आफ्टर डेट वाला करते करते आई थी, इसको भी आफ्टर डेट में करके निकल गई। ये आफ्टर साइट था। आफ्टर साइट वाले में जिस दिन एक्सेप्टेंस हुआ है ना, उस दिन से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना होगा, एग्जाम्स में कभी घुमा देगा ऐसे। आफ्टर डेट हम लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, आफ्टर साइट कभी कभी आता है। लास्ट बताना। लास्ट वाले का आंसर बताओ। यहाँ पर देवजानी बताओ, लास्ट वाले का आंसर, लास्ट वाले का आंसर बताओ। अब हमको भी मिसाइल मंगा के रखना पड़ेगा यहाँ से, जो बात करेगा उसके ऊपर फेंक देंगे ऐसे। ठीक है। 14 अगस्त 2025। लास्ट वाले का आंसर क्या होगा? 12 अप्रैल है, 12 अप्रैल से 4 महीना, तो 12 अप्रैल से 12 मई, 12 जून, 12 जुलाई, 12 अगस्त, और प्लस 3 डेज का ग्रेस पीरियड ऐड करोगे तो 15 अगस्त होगा। लेकिन 15 अगस्त इज अ पब्लिक हॉलीडे, तो एक दिन पहले लेंगे 14 अगस्त। चलो, बिल्कुल करेक्ट। अब बच्चों, आज आपका क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं। एक ऐसा ही होमवर्क दे दे क्या तुम लोगों को करने के लिए? तो क्या बोल रहा है? बिल्कुल होमवर्क लेके जाना चाहिए। एक होमवर्क करके लाओगे तो अच्छा रहेगा। फिर अगले दिन आते हैं, जर्नल एंट्री हम लोग स्टार्ट करेंगे, तब डेज वेज वाला प्रॉब्लम खत्म रहेगा अपना। लिख लो एक ठो, 2 मिनट लगेगा, लिख लो ना फटाफट, फिर लॉ स्टार्ट करेंगे ना 5 मिनट के ब्रेक के बाद। फाइंड आउट द डेट ऑफ मैच्योरिटी, फाइंड आउट द डेट ऑफ मैच्योरिटी, फाइंड आउट द डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द फॉलोइंग बिल्स रिसीवेबल्स।
ऑफ द फॉलोइंग बिल्स रिसीवेबल्स, फॉलोइंग बिल्स रिसीवेबल्स। ऐसा करता हूँ ना, तुम लोगों का जो बैच है ना, बैच में ना मैं वो चैट्स ऑप्शन आता है ना, अरे बैच में चैट्स ऑप्शन भी है तुम लोगों का, उसमें ना मैं इसका फोटो डाल देता हूँ, तुम लोग घर पे लिख लेना आराम से। अभी समझ रहा है ना, लिख के लेकिन सॉल्व करना, ऐसे नहीं कि फोटो से क्वेश्चन कर लेना, लिख लेना, लिख लोगे तो कॉपी पे लिखा हुआ रहेगा। अभी मैं डाल दे रहा हूँ 2 मिनट के अंदर। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।